Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up NCLT and NCLAT topic. Mostly मैं आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर जहाँ पर मुझे लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ समरी बोलने से काम चलेगा, आई गिव यू द समरीज. अदरवाइज जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वी विल रीड वन बाय वन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर. सो दिस इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ योर मटीरियल, इंस्टीट्यूट्स मटीरियल. Let's start with the introduction first. सबसे पहला क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ NCLT NCLAT आया ही क्यों? वाई दीज टाइप ऑफ फोरम्स वर रिक्वायर्ड, वाई दीज टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स वर रिक्वायर्ड, जब हमारे पास ऑलरेडी कोर्ट्स होते हैं और इनमें हम आगे जाके जैसे पढ़ेंगे कि इनके पास जो पावर होती है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिविल कोर्ट. तो जब सिविल कोर्ट है तो हम इसको क्यों लेकर आए वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं उन सभी का हमें आंसर इस इंट्रोडक्शन को पढ़ के मिल जाएगा. Right, so let's start with the introduction. In the past, there were number of quasi-judicial forums and tribunals to provide specialized judicial settlement in a wide range of business issues for dispensation of justice to the companies. The Companies Act 2013 provides for the constitution of NCLT and NCLAT. What is the meaning of NCLT or what is the full form of NCLT? National Company Law Tribunal. And what is NCLAT? NCLAT is National Company Law Appellate Tribunal. Okay. NCLT is set up to bring all the lawsuits pertaining to the companies under one body. So सारे के सारे suits को, लॉ सूट्स को एक ही बॉडी के अंदर लेकर आने के लिए NCLT का फॉर्मेशन हुआ, सेटअप किया गया. इट हैज़ रिप्लेस्ड द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल and financial reconstruction, which is also known as BIFR, and the appellate authority for industrial and financial reconstruction, and will have judicial and technical members. So इस particular ट्रिब्यूनल ने क्या किया? हमारे पास जो पहले कंपनी लॉ बोर्ड होता था, हमारे पास जो BIFR होता था, या फिर हमारे पास एपेलेट अथॉरिटी होती थी फॉर द इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इन सभी को रिप्लेस करके एक ही ट्रिब्यूनल बना दिया गया विच इज़ NCLT. अब NCLT के अंदर आपके दोनों टाइप के मेंबर्स होंगे, जुडिशियल ऑल्सो एंड दी टेक्निकल वंस ऑल्सो. जुडिशियल मतलब जिनको लॉ की नॉलेज होती है, एंड दी टेक्निकल वंस मीन्स कि कुछ सब्जेक्ट मैटर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनकी क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, दे आर दी स्पेशलिस्ट इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे पोजेस दी टेक्निकल नॉलेज अबाउट वन सब्जेक्ट. ठीक है, सो जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे और टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे. Okay. Wide Ministry of Corporate Affairs notification dated so and so, read with section 434 subsection 1A of Companies Act 2013, the central government hereby appoints the first day of June 2016 on which all the matters or proceedings or cases which were pending before the Board of Company Law Administration, which is also known as the Company Law Board, shall stand transferred to the National Company Law Tribunal. So एक डेट बता दी 1 जून 2016. इस दिन से पहले जो भी आपके कंपनी लॉ बोर्ड के पास प्रोसीडिंग्स चल रही थी, पेंडिंग है, कोई भी मैटर्स थे जो इनके पास रेज किए गए थे बट दे वर स्टिल पेंडिंग, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दे शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड टू दी NCLT एंड इट शैल डिस्पोज of such matters or proceedings or cases in accordance with the provisions of Companies Act 2013 or Companies Act 1956 as the case may be. So जो भी 1 जून 2016 से पहले केसेस पेंडिंग थे, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी, दे विल गेट ट्रांसफर टू दी NCLT फ्रॉम दी कंपनी लॉ बोर्ड. ठीक है, तो रिप्लेस कराए ना, तो कंपनी लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा, उसके जो भी केसेस पेंडिंग थे दे विल गेट ट्रांसफर टू दी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ओके. द प्रोविजंस dealing with the various parts of NCLT and NCLAT are covered under chapter 27 of the Companies Act 2013. Right. अब पढ़ते हैं NCLT और NCLAT के बारे में. So NCLT is a quasi-judicial body that adjudicates matters pertaining to companies in India. तो जो companies इंडिया के अंदर हैं उन पर जो भी मैटर्स उनसे रिलेटेड होते हैं उनका एडजुडिकेशन कौन करता है? NCLT करती है. The central government shall by notification constitute with effect from such date as may be specified therein
a tribunal known as the National Company Law Tribunal, consisting of a president and such number of judicial and technical members as the central government may deem necessary to be appointed by notification to exercise and discharge such powers and functions as conferred on it by or under this act or any other law for the time being in force. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट है एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है एंड सच नंबर ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स के अंदर हमारे जुडिशियल और टेक्निकल दोनों आ जाते हैं। ये कैसे पता चलेगा, ये डेफिनेशन से पता चलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन कवर कर लेते हैं। डेफिनेशन सेक्शन 407 Section 407 of the Companies Act 2013 provides the definitions of chairperson, judicial members, member, president, technical member. The section defines the following key members constituting the NCLT and NCLAT. So, अगर मैं chairperson word बोलती हूँ तो chairperson का मतलब क्या होता है? chairperson का मतलब होता है chairperson of the appellate tribunal, which means NCLAT. NCLAT के अंदर we have the chairperson and वहीं अगर मैं president की बात करूँ तो president हमारा होता है of the tribunal, मतलब NCLT का तो president होता है and NCLAT के अंदर हमारे पास chairperson होता है। ओके, जुडिशियल मेंबर की बात करें तो जुडिशियल मेंबर के अंदर लिखा हुआ है अ मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द एपेलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड एज सच एंड इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन एज द केस में बी। सो जो आपका प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन होता है वो आपका जुडिशियल मेंबर होता है। जुडिशियल मेंबर कैन बिकम द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन। वहीं अगर मैं टेक्निकल मेंबर की डेफिनेशन पढ़ूँ तो उसमें लिखा है मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल और द एपेलेट ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड एज सच। यहाँ पे फुल स्टॉप है, राइट। सो यहाँ टेक्निकल मेंबर में नहीं लिखा कि इंक्लूड्स प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। सो द जुडिशियल मेंबर कैन ओनली बिकम द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन। ओके, मेंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मेंबर वेदर जुडिशियल और टेक्निकल ऑफ द ट्रिब्यूनल और द एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन। क्यों? क्योंकि मेंबर के अंदर तो दोनों आते हैं ना, जुडिशियल भी टेक्निकल भी। सो जो जुडिशियल वाले हैं वो हो सकता है चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट हो। सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मेंबर, राइट। तो ये हमने डेफिनेशन कवर कर लिए। लेट्स गो बैक ऑन द सेकेंड पैरा। Any person aggrieved by the decision of NCLT may prefer an appeal to the NECLAT. तो जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको जो ऑर्डर NCLT ने पास किया है उस डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, यू कैन ऑब्वियसली फाइल एन अपील। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कोई भी ऑर्डर पास करती है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उस केस में देयर इज एन ऑप्शन विद द एग्रीव्ड पर्सन कि वो कोई अपील फाइल कर सकते हैं। नाउ दी NCLT को जो अपील फाइल होती है वो मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ। NCLT को जो अपील फाइल होती है, NCLT के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील फाइल होती है टू दी NCLAT वो फाइल होती है विद इन 45 डेज। लेकिन हाँ, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इसमें मिल जाता है अगर NCLAT को लगता है कि there were reasonable grounds जिसकी वजह से he could not file the appeal on time, तो या विद इन टाइम, तो उस केस में उसको मैक्सिमम एक्सटेंशन जो फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है दैट इज ऑफ 45 डेज। तो 45 प्लस 45 डेज का यहाँ पर टाइम लिमिट होती है टू फाइल द अपील टू द NCLAT. The central government shall by notification constitute with effect from such date as may be specified therein an appellate tribunal to be known as the National Company Law Appellate Tribunal consisting of a chairperson. देखो यहाँ पे NCLT में हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट एंड सच अदर नंबर ऑफ जुडिशियल टेक्निकल मेंबर्स। यहाँ पर हमने पढ़ा है चेयरपर्सन एंड सच नंबर ऑफ जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 11, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 11। NCLT and NCLAT has provided a single window for settlement of disputes relating to companies. So सारे के सारे disputes अगर आपको settle करवाने हैं तो there is one single window which is the NCLT and the NCLAT. These tribunals have provided a single window for settlement of all the disputes which are related to the companies. Further, the provisions of insolvency and bankruptcy code, अगर आपने ये चैप्टर कवर किया हुआ है तो आपको पता होगा इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे कॉर्पोरेट डेटर्स होते हैं उस केस में वी हैव दी अथॉरिटी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर NCLT, NCLAT, सुप्रीम कोर्ट, ये वाले हमने अथॉरिटी स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट। तो उसके अंदर यहाँ पर इसीलिए दिया हुआ है कि further the provisions of insolvency and bankruptcy code have already been incorporated in the Companies Act, thereby providing a complete harmony in working of the NCLT,
in line with the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Thus, NCLT and NCLAT is providing one-stop solution to almost all the disputes of companies under the Companies Act 2013. Great. Definitions हम already cover कर चुके हैं. Next आ जाते हैं Order of Tribunal Section 420. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये तो नेचुरल जस्टिस वाला प्रिंसिपल होता है कि अगर कोई भी आप ऑर्डर पास कर रहे हो बीइंग एन अथॉरिटी, जैसे कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है तो एनसीएलटी को सबसे पहले पार्टी को क्या देना पड़ेगा या पार्टीज को क्या देना पड़ेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा बिफोर पासिंग सच ऑर्डर. अमेंडमेंट इन ऑर्डर की बात करें तो अमेंडमेंट इन ऑर्डर का मतलब है कि अगर ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, और ऑर्डर पास करने के 2 साल के अंदर अंदर कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी मिस्टेक हो गई थी विच इज़ अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, या फिर कोई भी अमेंडमेंट करने की रिक्वायरमेंट है इन दी ऑर्डर जो उसने पास किया था, तो वो अमेंडमेंट को कर सकता है अगर ये मिस्टेक किसी पार्टी ने उसके नोटिस में लेकर आए. तो किसी पार्टी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है दैट देयर इज अ मिस्टेक इन योर ऑर्डर, तो ये चीज़ मिस्टेक रेक्टिफाई हो सकती है एट एनी टाइम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, provided that no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has already been preferred under this act. तो this is very common provision. हमें सबको पता है अगर किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जा चुकी है तो उस केस में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऑर्डर में ही अमेंडमेंट कर दोगे सो द बेसिस ऑन विच द फर्दर अपील हैज़ बीन फाइल्ड वो बिल्कुल बेकार की बात हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हो चुकी है, प्रेफर हो चुकी है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन नॉट अमेंड द ऑर्डर. ओके. सेंड दी कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द पार्टीज कंसर्न, जो भी पार्टीज कंसर्न है उनको जैसे ही ऑर्डर पास हो जाएगा यू विल द एनसीएलटी विल फॉरवर्ड दैट द कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द पार्टीज कंसर्न. ओके. नेक्स्ट सेक्शन इज 421 which is appeal from orders of tribunal. Now if any person is aggrieved by the order which the tribunal has passed, so that aggrieved person may prefer an appeal to the appellate tribunal which is the NCLAT, and the NCLAT will okay, first one is कि aggrieved person है तो उस केस में they can prefer an appeal to the appellate tribunal. लेकिन अगर NCLT ने कोई ऑर्डर पास किया था और उस ऑर्डर को पास करने से पहले दोनों ही पार्टीज का, ये जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका कंसेंट लिया था कि दे आर अग्रीइंग विद द ऑर्डर दैट द एनसीएलटी इज गोइंग टू पास, उसके लिए कंसेंट ले लिया था. सो दैट केस में क्या आपको लगता है कि कोई भी एनसीएलटी को अपील कर सकता है इस मैटर में? नो. उस ऑर्डर के लिए कोई भी अपील नहीं की जा सकती टू द एनसीएलटी इफ the tribunal has already taken the consent of the parties before passing such order. क्योंकि खुद ही जब सारी पार्टीज अग्री कर रही थी, एक्सक्यूज मी, जब सारी पार्टीज अग्री कर रही थी सो उस केस में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसमें अग्रीव्ड पार्टी होने का तो बात ही नहीं होती ना. दैट इज व्हाई दिस इज रिटन ओवर हियर. Now, what is the period for filing of appeal? मैंने आपको पहले ही बता दिया था. Every appeal under subsection 1, that is appeal to the appellate tribunal against the order of tribunal, shall be filed within a period of 45 days from the date on which a copy of order of the tribunal is made available to the person aggrieved and shall be in such form and accompanied by such fees. तो फॉर्म के साथ आपको ऑब्वियसली बात है फीस देनी पड़ेगी एज मे बी प्रिस्क्राइब. लेकिन अगर पीरियड एक्सपायर हो गया 45 डेज़ का एंड एपेलेंट जो है उसको किसी भी सफिशेंट ग्राउंड है जिसके बेसिस पर ही वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशेंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद इन दैट पीरियड, इन दैट पर्टिकुलर केस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिल सकता है फॉर मैक्सिमम further 45 days. So 45 plus 45 days is the time limit for filing an appeal to the NCLAT. Okay, next. पास ऑर्डर आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नेचुरल जस्टिस वाला प्रिंसिपल आ गया. तो ऑब्वियसली बात है एपेलेट ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करेगा तो पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा. जो भी कॉपी की ऑर्डर की कॉपी होगी ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल वो सारी पार्टीज़ को फॉरवर्ड की जाएगी बाय द एपेलेट ट्रिब्यूनल. नेक्स्ट, expeditious disposal by the tribunal and एपेलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 422. इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि जो ट्रिब्यूनल है और जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है दोनों को ही अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने का एक टाइम लिमिट दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि जिससे जल्दी की जल्दी प्रोसीडिंग्स का कंप्लीशन हो, वो डिस्पोज ऑफ हो पाए. तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 months का.
सबसे पहले तो आपको 3 मंथ्स में ट्राई करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट और डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन दिस टाइम पीरियड विच इज़ 3 मंथ्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या फिर जो हमारे चेयरपर्सन हैं, प्रेसिडेंट इन केस ऑफ द NCLT एंड चेयरपर्सन इन केस ऑफ द NCLAT, अगर उनको लगता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे कुड नॉट dispose of the appeal within such time period within 3 months, then in that particular case they can give reasons and get an extension of time period which can be maximum of 90 days. So यहाँ पर वही चीज़ बताया, स्पीडी डिस्पोजल कितने टाइम के अंदर करना है, विद इन 3 मंथ्स करना है। एंड अगर कुछ रीजंस हैं, जो रीजंस कौन बताएगा, चेयरपर्सन एंड दी प्रेसिडेंट एज द केस में भी, वो रीजंस बताएंगे कि वो डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर पाए इस अपील को या एप्लीकेशन को, और उस केस में उनको जो एक्सटेंशन है वो मिल सकता है फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। सो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। एंड हेयर द चेयरपर्सन और द प्रेसिडेंट और दी चेयरपर्सन एज द केस में भी, वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि वो डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर पाए ईदर दी एप्लीकेशन और दी पिटिशन और अपील, वट एवर बी द केस। एंड इसके बाद जो पीरियड मिलेगा दैट विल बी नॉट एक्सीडिंग 90 डेज एज ही मे कंसिडर नेसेसरी। तो ये डायग्राम भी उसी के लिए बनाया हुआ है, ओके। तो फर्स्ट आपको 3 मंथ्स इनिशियली मिलते हैं, नहीं कर पाते हैं तो उस केस में रीजंस रिकॉर्ड करवा के 90 डेज और मिल सकते हैं मैक्सिमम, राइट। अब आ जाते हैं कि NCLAT ने भी ऑर्डर पास कर दिया, नाउ स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, नाउ यू वांट टू फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ यू आर अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल? 60 डेज इज द टाइम लिमिट, बट हाँ इसमें भी एक्सटेंशन मिल सकता है 60 + 60 डेज का, अगर कोई भी रीजनेबल ग्राउंड है या फिर लगता है कि जो एपेलेंट है उसको कुछ सफिशेंट कॉज था जिसकी वजह से ही वॉज नॉट एबल टू फाइल दी अपील विद इन सच टाइम। सो उस केस में 60 + 60 डेज का टाइम लिमिट मिल जाता है। सो दिस इज़ दी फर्दर एक्सटेंशन वाला पॉइंट, एंड ऑन दी प्रीवियस पेज वी हैव दी 60 डेज वाला पॉइंट, ओके। सेक्शन 423 किसके लिए है? अपील टू सुप्रीम कोर्ट, कितना टाइम लिमिट है? 60 + 60 डेज, ओके। नेक्स्ट, हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट को किस मैटर पे कर सकते हो? ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। ये तो ऑब्वियस था, बट स्टिल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज दी प्रोसीजर बिफोर दी ट्रिब्यूनल एंड दी एपेलेट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 424। अगर इसकी बात करें तो ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है हमारे सिविल कोर्ट की तरह डीम करे जाते हैं, उनके पास सारी की सारी पावर्स होती हैं जो सिविल कोर्ट को मिलती हैं। तो ये जो होते हैं दे आर गवर्नड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट स्टिल दे आर नॉट फोर्स्ड या बाइंडिंग नहीं होता कि जो प्रोसीजर्स सिविल कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर बता रखे हैं वो प्रोसीजर ही इनको फॉलो करने पड़ेंगे टू टेक अप दी अपील्स और एप्लीकेशंस। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनके पास अपनी खुद की पावर होती है कि वो अपने खुद के प्रोसीजर्स बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ, द ट्रिब्यूनल एंड द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर्स, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है दे शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर्स लेड डाउन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908, ठीक है। एंड दे शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओके। वेस्टेड विद द सेम पावर एज दैट ऑफ द सिविल कोर्ट, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जो सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं those same powers are with the NCLT and NCLAT also. What are these powers? Let's revise it again because ये IBC में बहुत बार आता है, but still चलो याद कर लेते हैं, it's easy. Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath. Second one is requiring the discovery and production of documents. Third one is receiving the evidence on affidavits. Fourth one is subject to the provisions of section 123 and section 124 of the Indian Evidence Act 1872, requisitioning any public record or document or a copy of such record or document from any office. Fifth, issuing the commissions for the examination of witnesses or documents. Sixth, dismissing a representation for the default or deciding it ex parte, setting aside any order of dismissal of any representation for default or any order passed by it ex parte, and any other matter which may be prescribed. So these are the powers which the civil court can exercise. Same powers are vested with the NCLT and NCLAT. Okay, next page. Okay.
नेचर ऑफ डिक्री एंड इट्स एग्जीक्यूशन. सो इस केस में बताया हुआ है एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल मे बी एनफोर्स्ड बाय दैट ट्रिब्यूनल इन द सेम मैनर एज इफ it were a decree made by a court in a suit pending therein, and it shall be lawful for the tribunal or the appellate tribunal to send for execution of its orders to the court within the local limits of whose jurisdiction in the case of an order against a company the registered office of the company situated, or in case of an order against any other person the person concerned voluntarily resides or carries on the business or personally works for gain. तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि अगर आपको अपने जो ऑर्डर्स पास किए हैं बाय दी एनसीएलटी और दी एनसीएलएटी, तो उनको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो किसी भी कोर्ट को जो उस पर्टिकुलर पर्सन की लोकल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्ट को वो भेज सकते हैं कि वो लॉफुली इन सभी ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन करवा लें. अगर कोई हमारी कंपनी है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है तो उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस पर जाकर करवा सकते हैं. उसका जुरिस्डिक्शन देखेंगे बेसिकली, फिर उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेंगे. एंड अगर कोई अदर पर्सन है तो उस केस में जहाँ पर भी वो वॉलंटरीली रह रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है या जहाँ पर भी अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, दैट प्लेस विल बी द प्लेस जहाँ जिसका जुरिस्डिक्शन हम देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर्स. ओके. नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रिब्यूनल और द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, एंड द ट्रिब्यूनल एंड द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195. सो सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएंगी, एंड द एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी शैल बी डीम्ड टू बी द सिविल कोर्ट. ओके. Section 425, power to punish for contempt. So tribunal, appellate tribunal shall have the same jurisdiction, powers, authority जैसे कि किसी हाई कोर्ट के पास होती हैं टू एक्सरसाइज. एंड इस पर्पस के लिए ये वाला एक्ट बताया हुआ है विच शैल हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू दी मॉडिफिकेशंस. कुछ मॉडिफिकेशंस डाल दी. द रेफरेंस देयरइन टू अ हाई कोर्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग अ रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल. इसमें जो जहाँ जहाँ वर्ड्स लिखे थे हाई कोर्ट, वहाँ पर आप मान लो एनसीएलटी एनसीएलएटी भी मेंशन्ड है. एंड द रेफरेंस टू Advocate General in Section 15 of the said Act shall be constituted as the reference to such law officers as the central government may specify in this behalf. Not a very important section. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 426. तो ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल अगर चाहें तो या तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर कैसा भी ऑर्डर पास करके अपनी जो भी पावर्स हैं उनको डेलीगेट कर सकते हैं. किस किस को डेलीगेट कर सकते हैं? कोई भी ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को, या फिर कोई भी पर्सन जिसको वो ऑथराइज़ कर रहे हैं कि वो लोग इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी मैटर में जो किसी भी प्रोसीडिंग से रिलेटेड होंगे, कनेक्टेड होंगे, एंड उसके बारे में अगर वो कुछ रिपोर्ट्स मांगते हैं तो वो रिपोर्ट भी इससे रिलेटेड करेंगे टू द एपलेट ट्रिब्यूनल और द ट्रिब्यूनल. ठीक है, तो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं. दिस इज एज पर सेक्शन 426. सेक्शन 428, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. जो भी हमारी सूट्स होते हैं, प्रोसिक्यूशंस होती हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो ट्रिब्यूनल जिस पर डिसीजन दे रहे हैं उसमें जो भी प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल है, मेंबर्स हैं, लिक्विडेटर है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ट्रिब्यूनल या एपलेट ट्रिब्यूनल ऑथराइज कर रहे हैं कि उनके बिहाफ पर ये काम करने के लिए, वो सभी अगर कोई भी चीज़ गुड फेथ में कर रहे हैं या फिर एज पर दी एक्ट कर रहे हैं, उनका इंटेंशन एक्ट को फॉलो करना ही था, तो उनको आप उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हो. वो माना जाएगा दे हैव डन द एक्ट इन गुड फेथ. ठीक है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव सेक्शन फॉर दी पर्सन्स विच आर कनेक्टेड विद दी एनसीएलटी एंड दी एनसीएलएटी. ओके. नेक्स्ट, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन. सिंस हमने बता दिया कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी के पास ही मैटर्स जाएंगे सबसे पहले, तो उस केस में सिविल कोर्ट अपना बीच में टांग नहीं अड़ा सकता. सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन. Section 430. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the tribunal or the appellate tribunal is empowered to determine by or under this act or any other law for the time being in force, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act or under any law for the time being in force by the tribunal or appellate tribunal. जो matters को appellate tribunal और tribunal को handle करना है, उन matters में civil court अपनी jurisdiction नहीं apply कर सकता या उसके पास कोई jurisdiction नहीं होती उन matters पर.
वैकेंसी इन दी ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स। अगर कोई मैटर डिस्कस हो रहा है, उस पर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो अगर आपको बाद में पता चलता है कि NCLT या NCLAT की जो कॉम्पोजिशन थी वो गलत थी, सही से नहीं हुई थी, उसमें जितने मेंबर्स होने चाहिए थे नहीं थे, या वगैरह वगैरह, कोई भी डिफ़ॉल्ट है उनकी कॉम्पोजिशन में, या कोई वैकेंसी अराइज हुई थी और बाद में जाके पता चलता है, तो उस केस में वो मैटर्स जिस पर उन्होंने डिसीजन दिया है, दोज मैटर्स और एक्ट्स वोंट गेट इनवैलिडेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द वैकेंसी और द डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल, इसकी वजह से कोई भी एक्ट या प्रोसीडिंग जो ट्रिब्यूनल या एपलेट ट्रिब्यूनल ने की है उस पर आप क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो या तो जो पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर पास हो रहा है या जिसने एप्लीकेशन करी है वो खुद से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर अपने बिहाफ पर CA, CS, CM में, या फिर किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर या कोई भी पर्सन जो उसके केस में लीगल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उसको राइट दी जा सकती है एज पर सेक्शन 432। तो ऑथराइज करने के लिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाली बात लिखी हुई है। लिमिटेशन की बात करें तो द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल एज फार एज मे बी apply to proceedings or appeals before the tribunal and the appellate tribunal as the case में भी। तो जो आपका टाइम बार्ड हो जाती है अपील्स वो अलाउड नहीं है, उसकी बात बोली हुई है, तो ये सेक्शन भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। लिमिटेशंस एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, दिस इज एज पर सेक्शन 433। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन पेंडिंग प्रोसीडिंग सेक्शन 434। तो इसमें बताया हुआ है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए बोला था कि अगर जो भी 1 जून 2016 से पहले के जो भी प्रोसीडिंग्स है जो पेंडिंग चल रही थी, अब वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स, सूट्स, लीगल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स सभी की सभी ट्रांसफ़र हो जाएंगी टू दी NCLT, और NCLT ही आगे उन पर डिसीजंस लेगा, राइट। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऐसे मैटर्स हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। CLB वगैरह ये सब, BIFR ये सब बिल्कुल वैनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो B पॉइंट है उसमें बताया हुआ है कि अगर कोई CLB ने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया था, ठीक है, और अब डेट आ गई 1 जून 2016, तो इस केस में हमारा क्या हुआ, हमारा NCLT NCLAT का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जो CLB ने ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया था और उस ऑर्डर से कोई पर्सन अग्रीव्ड था, तो वो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है विद इन 60 डेज़। इसमें भी आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिल जाएगा फॉर दी फर्दर 60 डेज़। तो 60 + 60 डेज़ के अंदर CLB के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकता है टू दी सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो B पॉइंट भी हमारा कवर हो गया। C पॉइंट और C पॉइंट में आते हैं। C पॉइंट के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उसको रीड करने की बजाय मैं पहले आपको इसकी समरी बता देती हूँ, फिर हम रीड करेंगे साथ में। सो इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई मैटर रिलेटेड है टू दी वाइंडिंग अप, तो उस केस में 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो या तो जो मैटर है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुँच चुका है, ठीक है, और वो वाइंडिंग अप से रिलेटेड है, तो उस केस में ये जो केस है, ये जो मैटर है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू दी NCLT, देयर इज़ नो क्वेश्चन इन दिस। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है, जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड मैटर है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया है फ्रॉम दी हाई कोर्ट, तो उस केस में वो जो मैटर है दैट विल बी डेल्ट एज पर दी कंपनीज एक्ट 1956। वहीं अगर कोई मैटर है विच इज़ अदर दैन दी वाइंडिंग अप, तो उस केस में अगर आपने कोई मैटर है विच इज़ अदर दैन वाइंडिंग अप, लेकिन वो स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है कि इसको सिर्फ हाई कोर्ट ही डील कर सकता है, सो इस केस में क्या होगा, वो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से डील किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है विच इज़ अदर दैन वाइंडिंग अप एंड इट इज़ नॉट बीइंग रिजर्व्ड फॉर हाई कोर्ट स्पेसिफिकली, तो इस केस में किसको ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, NCLT को, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। सो 2 चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी, क्या कि वाइंडिंग अप का कोई मैटर है विच इज़ रिलेटेड टू वाइंडिंग अप एंड इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी हाई कोर्ट, नीदर इट इज़ रिजर्व फॉर दी हाई कोर्ट, तो उस केस में आपका इट मस्ट बी ट्रांसफर टू दी NCLT। वहीं अगर ऑपोजिट केस है तो इट शैल बी डेल्ट एज पर दी कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि पहले वाले लॉ के हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि उसी में प्रोसीडिंग्स चल रही थी, राइट। सो C पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल दी प्रोसीडिंग्स, मैंने आपको जस्ट बता दिया इस पूरे पॉइंट का, आप इसको चार्ट फॉर्म में बना भी सकते हैं, जैसे जैसे हम रीड कर रहे हैं और जैसे जैसे मैंने बोला था। अगर आपने मिस कर दिया तो आप वापस से रिवाइंड करके सुन सकते हैं और फिर चार्ट बना सकते हैं इस चीज़ का, विच इज़ वेरी ईजी, राइट। क्योंकि इसको पढ़ने से कन्फ्यूजन हो सकती है, बट चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू, राइट। सो C पॉइंट हमारा है, ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज पेंडिंग इमीडिएटली बिफोर such date before any high court or district court shall stand transferred to the tribunal and the tribunal may proceed to deal with such proceedings from the stage before their transfer,
राइट ये तो नॉर्मल हो गया कि एनसीएलटी को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, राइट अब इसमें एक प्रोविजो डाल दी, प्रोवाइडेड दैट ओनली सच ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज शैल बी ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल दैट आर एट अ स्टेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो उस केस में तो ऑब्वियसली बात है दैट विल बी टेकन अप बाय दी और दैट विल बी डेल्ट बाय द कंपनीज एक्ट 1956। नाउ ओके प्रोवाइडेड हो गया था हमारा प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो हो गया था, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ओनली सच प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द केसेज अदर दैन वाइंडिंग अप फॉर विच ऑर्डर्स फॉर अलाउिंग और अदरवाइज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आर नॉट रिजर्व्ड बाय द हाई कोर्ट्स शैल बी ट्रांसफर टू द ट्रिब्यूनल। तो ट्रांसफर्ड तभी होंगी ट्रांसफर जब हाई कोर्ट्स के लिए रिजर्व्ड नहीं होंगी वो प्रोसीडिंग्स, अगर रिजर्व्ड हैं तो उस केस में कंपनीज एक्ट के हिसाब से जाएंगे। 1 second, yeah. So provided further that all the proceedings under the Companies Act 1956 other than the cases relating to winding up of the companies that are reserved for orders for allowing or otherwise such proceedings or the proceedings relating to winding up of companies which have not been transferred from the high courts, transfer नहीं हुई हैं from the high court shall be dealt with in accordance with the provisions of Companies Act 1956 and the Companies Court Rules 1959। so see इसको पढ़ने से बेटर है आप चार्ट फॉर्म में बना लो, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैटर्स दो तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं, अब हमने दो ही पढ़े, ones which are related to the winding up and others which are not related to the winding up. The ones which are related to the winding up maybe are at a stage, particular stage, so they must be transferred to the NCLT. If they are the ones which are not transferred from the High Court, then in that case they shall be dealt with as per the Companies Act 1956. The matters which are other than winding up and which are not reserved for High Court must be transferred to the NCLT, but the matters which are other than winding up and are reserved for High Court, they shall be dealt as per the Companies Act 1956. Okay. The central government may make rules consistent with the provisions of this act and to ensure timely transfer of all the matters, proceedings or cases pending before the company law board or the courts to the tribunal under this section. So central government के पास power है rules बनाने के लिए जो कि इस act के साथ consistent हो। So this is all about our chapter NCLT and NCLAT। आप चाहें तो MCQs भी attempt कर सकते हैं। Let's do the MCQs also. Any person who is aggrieved by the order of appellate tribunal may approach to the Supreme Court on any question of law within how many days? Very easy, 60 plus 60 days का time limit होता है. So 60 days, C is the correct answer. Okay. Next, what is the procedure to file an appeal from orders of the tribunal under the Companies Act 2013? तो ये तो बहुत आसान है. First is the appellate tribunal को फाइल कर सकते हो. इसमें appellate tribunal को फाइल नहीं कर सकते. कब नहीं कर सकते? जब आपका जो ट्रिब्यूनल है उसने जो ऑर्डर पास किया था that was made by the consent of all the parties. उस केस में there is no scope कि आप appellate tribunal को अपील कर पाओगे. अपील करने का टाइम है 45 + 45 डेज़ और अगर आपका जो अपील होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल को दैट विल बी आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज एंड द कॉपी ऑफ ऑर्डर विल बी ट्रांसफर टू दी और विल बी शेयर्ड विद द पार्टीज टू द अपील. सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइल एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल करने के लिए. सो दिस वॉज द प्रोसीजर टू फाइल एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट 2013. सो अब चाहें तो इसका आंसर रीड कर सकते हैं. आंसर आपको वही मिलेगा जो हमने सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 421. दिस इज सेम एज दैट, कुछ डिफरेंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था. राइट, सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel in case you haven't done it yet. Also, if you have any suggestions or topic requests, let me know about it in the comment section below. Thank you so much for watching guys. Take care and I'll see you in the next video. Bye bye.